गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज के इस नए डिस्कशन में हम जिस टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं उसका नाम सुनते ही शायद बहुत से लोगों के दिमाग में ढेर सारे फॉर्म घूमने लगे। हाँ, और एजेंट्स के लगातार आने वाले फोन कॉल्स भी। बिल्कुल यार, उबाऊ कागजी कार्रवाई या फिर कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूल्स। मतलब हम बात कर रहे हैं बीमा की, इंश्योरेंस की। मुझे पता है, ये सुनकर लगता है कि ये तो बहुत ही ड्राई टॉपिक है। आमतौर पर लोगों का यही रिएक्शन होता है। लगता तो है, लेकिन आज इस विषय के सोर्सेस पर रिसर्च करते हुए मुझे जो चीजें मिली वो सच में हैरान करने वाली थी। मतलब इसकी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जी बिल्कुल। हम बात करने वाले हैं प्राचीन काल के उन व्यापारियों की जो तूफानों से जूझते जहाजों पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते थे, और 1666 के ग्रेट फायर ऑफ लंदन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं की, जिसने रातों रात दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम ही बदल कर रख दिया था। एग्जैक्टली। सच कहूं तो इंश्योरेंस सिर्फ कुछ पॉलिसियों या बोरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का इतिहास नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि इंसानी सभ्यता ने खतरों से बचना कैसे सीखा। सही कहा। और आज हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इंसानों ने इस अनिश्चित वित्तीय नुकसान के जोखिम को कम करने का तरीका आखिर कैसे खोजा। ऐसे फाइनेंशियल शॉक्स जिनके बारे में पहले से कुछ पता ना हो। बिल्कुल। ये बहुत ही दिलचस्प सफर है। हम देखेंगे कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट एक छोटे से ग्लोबल आइडिया से शुरू होकर आज भारत में एक इतना विशाल और पावरफुल उद्योग बन चुका है, जो कि बहुत जरूरी भी है। जी, ये सिर्फ टैक्स बचाने या पैसे इन्वेस्ट करने की बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि जब संकट आता है तो एक समाज के रूप में हम कितने समझदार और लचीले हो सकते हैं। चलिए फिर इसे समझते हैं और अपने सुनने वालों को इतिहास के एक ऐसे सफर पे ले चलते हैं जहां ये साफ हो जाएगा कि बीमा सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से करें? अगर हम इसके एकदम शुरुआती ग्लोबल जन्म की बात करें तो हमें बहुत पीछे जाना होगा, एकदम प्राचीन सभ्यताओं के दौर में। इमेजिन कीजिए पुराने जमाने के वो व्यापारी जो मीलों दूर समुद्र के रास्ते अपना बेशकीमती सामान भेजते थे। हाँ। उनके पास आज की तरह सैटेलाइट नेविगेशन तो था नहीं, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता था, जोखिम बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला, जिसे हम मरीन इंश्योरेंस या समुद्री बीमा का सबसे शुरुआती लूप कह सकते हैं। वे कभी भी अपना सारा कीमती सामान एक ही जहाज पर नहीं लाते थे। एकदम सही। ये बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल लॉजिक था। हाँ। मतलब अगर कोई व्यापारी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दे और टोकरी गिर जाए तो सब खत्म। बिल्कुल। इसलिए वे अपने सामान को 5 या 10 अलग अलग जहाजों में बांट देते थे। उनका सीधा सा कैलकुलेशन था कि अगर रास्ते में कोई भयंकर समुद्री तूफान आ जाए या समुद्री लुटेरे एक जहाज को लूट भी लें, तक पहुंच ही जाएंगे। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो मैं कहूंगा कि एक मास्टर स्ट्रोक था। और असल में यही आधुनिक बीमा का सबसे कोर प्रिंसिपल है, जिसे हम रिस्क शेयरिंग
या जोखिम को बांटना कहते हैं। उन व्यापारियों ने बहुत पहले ही ये समझ लिया था कि अगर आप संसाधनों को एक साथ मिला लें या अपने जोखिम को कई हिस्सों में डिवाइड कर दें। जी, तो किसी एक इंसान पर अचानक पड़ने वाले फाइनेंशियल झटके को बर्बाद करने लायक बनाया जा सकता है। ये अनौपचारिक तरीका सदियों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि 17वीं सदी के अंत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था जिसने इसे एक फॉर्मल इंडस्ट्री बना दिया। आप लॉयड्स ऑफ लंदन की बात कर रहे हैं? हाँ, वही जो लंदन में शुरू हुआ था एक कॉफी हाउस में। जी हाँ, 17वीं सदी के अंत में लॉयड्स ऑफ लंदन की स्थापना हुई। इसके साथ ही मरीन इंश्योरेंस पहली बार एक फॉर्मल ढांचे में ढल गया। तो अब ये सिर्फ आपस में सामान बांटने तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे बाकायदा लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रीमियम और सख्त नियमों के तहत लाया गया। जहाजों और उनके माल का बीमा एक प्रॉपर बिजनेस बन गया। ये तो हुई समुद्र की बात, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ समुद्र की लहरों तक ही सीमित नहीं रहा। सही बात है, ये शहरों तक भी पहुंच गया। और वो भी एक बहुत ही भयानक ऐतिहासिक घटना के जरिए। इस डीप डाइव के लिए रिसर्च करते हुए जो सबसे शॉकिंग टर्निंग पॉइंट मुझे मिला वो था 1666 का द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। वो इतिहास की बहुत ही खौफनाक घटना थी। इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर जहां ज्यादातर घर लकड़ी के बने हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सटकर बने हुए हैं, और फायर सेफ्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक छोटी सी आग लगती है और देखते ही देखते वो पूरे शहर को निगल जाती है। उस भयंकर तबाही ने लोगों को अंदर तक हिला के रख दिया। बिल्कुल, और उस आग ने सिर्फ घर नहीं जलाए, उसने लोगों की सोच बदल दी। उस घटना के बाद समाज ने महसूस किया कि जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, लगने का खतरा और उससे होने वाला नुकसान बहुत बड़ा हो गया है। एक की गलती से पूरे मोहल्ले का नुकसान हो सकता है। और इसी डर ने एक नए सिस्टम को जन्म दिया। जी, इसी डर और अर्बनाइजेशन की इसी जरूरत ने फायर इंश्योरेंस यानी अग्नि बीमा को जन्म दिया। शुरुआत में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये केवल आग से होने वाले नुकसान को कवर करता था। लेकिन ये एक लॉजिकल स्टेप था जिसने भविष्य के कई और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए रास्ता खोल दिया। बिल्कुल, और शायद इसी रास्ते से होते हुए हम 18वीं सदी में पहुंचते हैं, जहां एक और बड़ा वैचारिक बदलाव देखने को मिला, जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत। सोचिए, एक इंसान के जीवन के मूल्य को एक वित्तीय ढांचे में कैलकुलेट करने का ये पहला बड़ा प्रयास था। इसका कोर आइडिया ये था कि अगर घर के कमाने वाले इंसान की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे छूट गए परिवार को एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट मिल सके। लेकिन एक चीज जो सोर्सेज में मुझे थोड़ी अजीब लगी वो ये कि शुरुआत में ये सबके लिए नहीं था। जी, ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। शुरुआत में जीवन बीमा केवल कुछ अमीर लोगों और खास एलीट वर्गों तक ही सीमित था। ये कोई आम आदमी का प्रोडक्ट नहीं था जिसे आज हम देखते हैं। तो इसे आम जनता तक पहुंचने में काफी समय लगा। बहुत समय लगा। इसे एक मास मार्केट प्रोडक्ट बनने में दशकों लग गए। और जैसे जैसे ये आम जनता तक पहुंचने लगा, कंपनियों ने बड़े पैमाने पर लोगों से प्रीमियम के नाम पर पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे लोगों से आज पैसा ले रहे थे इस वादे के साथ कि 20 या 30 साल बाद जरूरत पड़ने पर वे नुकसान की भरपाई करेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, उस समय के लोगों को ये भरोसा कैसे होता होगा कि ये कंपनी 30 साल बाद जिंदा भी रहेगी? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। क्या गारंटी थी कि कंपनी उनका पैसा लेकर भागेगी नहीं? यही वो सवाल है जिसने पूरी दुनिया की सरकारों को जगा दिया। जब आप भविष्य के वादे बेच रहे होते हैं तो भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी होती है। बिना भरोसे के तो कोई प्रीमियम नहीं देगा। बिल्कुल। और यहीं से रेगुलेशन या सरकारी नियमों का उदय हुआ। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री तेजी से बढ़ी, सरकारों को समझ आ गया कि इन बीमा कंपनियों के पास पर्याप्त पैसा हर वक्त मौजूद होना चाहिए। इसे टेक्निकल भाषा में सॉल्वेंसी कहते हैं। मैंने सही कहा? एकदम सही, इसे सॉल्वेंसी कहते हैं। ये सॉल्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। इसे अगर आसान भाषा में हमारे सुनने वालों के लिए समझें तो सॉल्वेंसी को एक बड़े डैम या बांध की तरह सोचिए। बीमा कंपनी लोगों से जो प्रीमियम इकट्ठा कर रही है वो उस डैम में इकट्ठा हो रहा पानी है। ओके, तो प्रीमियम मतलब पानी। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, एक ऐसा बाढ़ का समय जब हजारों लोग एक साथ क्लेम मांगने आ जाएं। क्या उस डैम का स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि वो उस प्रेशर को झेल सके? या फिर वो डैम टूट जाएगा और सारे ग्राहकों का पैसा डूब जाएगा? एग्जैक्टली। सरकारों ने रियलाइज किया कि उन्हें इन डैम का इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करना जरूरी था कि ग्राहकों के साथ कोई धोखा न हो। और इसीलिए दुनिया भर में बीमा कानून बनने शुरू हुए। जी, और इस उद्योग की निगरानी के लिए रेगुलेटरी बॉडीज यानी रेगुलेटरी संस्थाएं बनाई गईं। वाओ, ये डैम वाली बात से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया।
तो लंदन की आग और यूरोप के इन सारे बदलावों से निकलकर अब अगर हम अपने इतिहास की तरफ देखें, भारत की तरफ। हाँ, भारत की तरफ आएं, तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे यहाँ जोखिम बांटने का कॉन्सेप्ट कोई नया तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल से ही भारत में अनौपचारिक तरीके मौजूद थे, जहां गांव या समुदाय के लोग किसी एक परिवार पर संकट आने पर मिलजुल कर उसकी आर्थिक मदद करते थे, जिसे हम कम्युनिटी सपोर्ट कहते हैं। लेकिन जो मॉडर्न इंश्योरेंस का ढांचा हम आज देखते हैं, वो मुख्य रूप से ब्रिटिश राज के दौरान भारत आया। मैंने पढ़ा कि 1818 में कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई। जी, इसे भारत की पहली आधुनिक बीमा कंपनी माना जाता है। और फिर 1829 में मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी भी बनी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो शुरुआती कंपनियां बनी थीं, ये असल में भारतीयों के लिए नहीं थी। यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई। इनकी स्थापना यूरोपीय लोगों द्वारा की गई थी और इनका इकलौता मकसद भारत में काम कर रहे ब्रिटिश और यूरोपीय अधिकारियों और व्यापारियों की जरूरतों को पूरा करना था। मतलब क्या आम भारतीयों के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी? ये तो सरासर भेदभाव था। ब्रिटिश कंपनियां भारत की जमीन पर काम कर रही थीं, लेकिन सिर्फ अपने लोगों का फायदा देख रही थी। बिल्कुल, ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण सिस्टम था। वे उस समय की स्थानीय भारतीय आबादी को अपने दायरे से बाहर रखते थे, क्योंकि वे भारतीयों को ज्यादा जोखिम वाला मानते थे, हाई रिस्क पॉपुलेशन मानते थे। ये उस दौर की राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता की एक बहुत ही कड़वी तस्वीर पेश करता है। लेकिन चीजें हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती। सही कहा। जैसे जैसे समय बीता, भारतीय बाजार का विस्तार हुआ और ब्रिटिश सरकार को भी लगने लगा कि अब इस पूरे सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए सख्त नियमों की जरूरत है। और इसी जरूरत के चलते 1912 में ब्रिटिश सरकार ने कुछ बहुत ही बड़े कदम उठाए। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 लागू किया और प्रोविडेंट इंश्योरेंस सोसाइटीज एक्ट 1912 भी। और ये दोनों कानून बहुत महत्वपूर्ण थे। इनका मुख्य मकसद ये था कि जो भी बीमा कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, उनकी वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित किया जाए और पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा की जाए। ये पहली बार था जब भारत में बीमा क्षेत्र को एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाया गया। जी, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। और इसके बाद आता है भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1947 देश आजाद होता है। हमारे सामने एक नया राष्ट्र, एक नया इंडिया बनाने की चुनौती थी। वो दौर ही बिल्कुल अलग था। बिल्कुल सही नब्ज पकड़िए। आजादी के बाद भारत सरकार का विजन एकदम साफ था। उन्होंने महसूस किया कि बीमा जैसी जरूरी चीज की पहुंच केवल शहरों या कुछ खास अमीर वर्गों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। देश के हर किसान, हर मजदूर और आम नागरिक को इसका फायदा मिलना चाहिए। उनका लक्ष्य था संसाधनों का समान वितरण, जिसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसी सोच ने एक बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले को जन्म दिया, बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण, जिसे हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। जी। रुको, तो क्या सरकार ने रातों रात सारी प्राइवेट कंपनियों को अपने अंडर ले लिया? क्या ये सिर्फ कंट्रोल करने की बात थी या इसके पीछे सच में कोई बड़ी जरूरत थी? ये सिर्फ पावर या कंट्रोल की बात नहीं थी। उस समय की जरूरत थी लोगों का भरोसा जीतना, क्योंकि आजादी नई नई मिली थी और प्राइवेट प्लेयर्स बहुत छोटे थे और कई बार फेल भी हो जाते थे। आम जनता का पैसा सुरक्षित रहे और देश के विकास में काम आए, इसके लिए सरकार की गारंटी बहुत जरूरी थी। इसलिए 1956 में सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। सरकार ने उस समय मौजूद 240 से ज्यादा प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियों और प्रोविडेंट सोसाइटियों को एक में मिला दिया। और इस तरह जन्म हुआ भारतीय जीवन बीमा निगम का, जिसे हम सब LIC के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही जीवन बीमा के क्षेत्र में LIC की मोनोपोली हो गई। LIC तो आज भी भारत के हर घर का जाना माना नाम है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हाँ, वो टैगलाइन तो सबको याद है। और जहां तक मेरी जानकारी है, बात सिर्फ जीवन बीमा तक नहीं रुकी थी। जी नहीं, इसके करीब 16 साल बाद 1972 में सरकार ने जनरल इंश्योरेंस यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे GIC कहते हैं, उसका गठन हुआ। GIC और उसकी 4 सहायक कंपनियों का गठन हुआ। इस पूरे दौर का मकसद ये था कि एक ऐसा मजबूत सरकारी कंट्रोल वाला फाइनेंशियल ढांचा तैयार किया जाए जो भारत के दूर दराज के गांव तक पहुंच सके। अब आता है सबसे दिलचस्प मोड़। हमने देखा कि कैसे 50 और 70 के दशक में सब कुछ पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में आ गया था। एक मोनोपोली बन गई थी। हाँ, सब कुछ सरकार के हाथ में था। लेकिन फिर आता है 1990 का दशक। भारत एक भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था
और इस संकट से निकलने के लिए देश में बड़े आर्थिक सुधार लागू किए गए। वो दौर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए टर्निंग पॉइंट था। एक शब्द जो उस वक्त सबसे ज्यादा गूंजा वो था उदारीकरण या लिबरलाइजेशन। अगर हम इंश्योरेंस के नजरिए से देखें तो इस लिबरलाइजेशन का क्या मतलब था? उदारीकरण का सीधा सा मतलब था दरवाजों को फिर से खोलना। सरकार ने रियलाइज किया कि एक बंद कमरे में आप कितनी भी कोशिश कर लें, ग्रोथ की एक लिमिट होती है। आप हर चीज अकेले नहीं कर सकते। बिल्कुल। इस सेक्टर को दुनिया के लिए खोलने और इसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 1999 में एक मास्टर स्ट्रोक चला गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में इरडाई कहते हैं। उसकी स्थापना की गई। मतलब सरकार ने 1912 की तरह फिर से एक नया रेगुलेटर बना दिया। हाँ, लेकिन एडाई का काम सिर्फ एक पुलिस वाले की तरह कंपनियों पर नजर रखना नहीं था। इसके नाम में ही डेवलपमेंट जुड़ा है। तो इसका काम इंडस्ट्री को ग्रो करना भी था। जी, इसका काम था इस पूरी इंडस्ट्री के विकास को गति देना, नए खिलाड़ियों को बाजार में लाना और एक फेयर गेम के लिए रूल सेट करना। और इसका असर बाजार पर बहुत तेजी से पड़ा। एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई। इससे विदेशी कंपनियों ने भारतीय बाजार में खूब रुचि दिखाई और यहीं से भारतीय ग्राहक की दुनिया बदल गई। जरा सोचिए, लिबरलाइजेशन से पहले आपके पास सिर्फ एक या दो सरकारी कंपनियों के विकल्प थे। प्रोडक्ट भी बहुत बेसिक थे। लेकिन जैसे ही प्राइवेट और विदेशी कंपनियों की एंट्री हुई बाजार में, भयंकर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन शुरू हो गया। और जब कंपटीशन बढ़ता है तो सबसे ज्यादा फायदा कस्टमर का ही होता है। बिल्कुल। कंपनियों को मजबूरन नए नए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स लाने पड़े, क्लेम सेटलमेंट की स्पीड बढ़ानी पड़ी और कस्टमर सर्विस को बेहतर करना पड़ा। पूरी इंडस्ट्री में एक नई ऊर्जा और इनोवेशन की लहर आ गई, जो कि आज तक जारी है। ये तो सच है। आज की स्थिति को देखें तो भारत का बीमा क्षेत्र बहुत ही वाइब्रेंट है। इसमें पब्लिक सेक्टर की दिग्गज कंपनियां भी मजबूती से खड़ी हैं और प्राइवेट सेक्टर के स्मार्ट खिलाड़ी भी मौजूद हैं। और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने लायक आय भी बढ़ रही है। इसके साथ ही खासकर कोविड जैसी महामारी के बाद से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ग्रोथ तो बहुत शानदार दिख रही है। ग्रोथ बेशक शानदार है, लेकिन हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। क्या कोई कमी रह गई है? हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आज भी खड़ी है। इस तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद भारत में बीमा की पहुंच, जिसे टेक्निकल टर्म में पेनिट्रेशन कहते हैं, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तुलना में अभी भी काफी कम है। ये तो सोचने वाली बात है। अवेयरनेस बड़ी जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी बीमा को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखता है, रिस्क कवर के तौर पर नहीं। और इसमें भी एक सबसे खतरनाक समस्या है जिसकी चर्चा सोर्सेज में बहुत गहराई से की गई है, अंडर इंश्योरेंस की समस्या। अंडर इंश्योरेंस, ये पॉइंट सच में बहुत क्रिटिकल है। अगर हम अपने सुनने वालों के नजरिए से बात करें तो अंडर इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ बीमा ना होना नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए बाहर भयंकर बारिश हो रही है, एकदम मॉनसून वाला तूफान, और आप एक बहुत ही छोटा सा बच्चों वाला छाता लेके बाहर निकलते हैं। तो क्या होगा? टेक्निकली आपके पास एक छाता है, यानी आपके पास एक पॉलिसी है, लेकिन क्या वो छाता आपको उस तूफान में भीगने से बचा पाएगा? बिल्कुल नहीं, आप फिर भी पूरी तरह भीग जाएंगे। बहुत ही सटीक उदाहरण है यही आज भारत में अंडर इंश्योरेंस की सच्चाई है। लोग सोचते हैं कि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन मान लीजिए वो सिर्फ 2 लाख रुपए का है। और आज के समय में मेडिकल खर्च कितना ज्यादा है। वही तो, खुदा न खास्ता कोई गंभीर बीमारी हो जाए जहां अस्पताल का बिल 15 लाख आ जाए, तो वो 2 लाख की पॉलिसी आपको वित्तीय बर्बादी से नहीं बचा पाएगी। बिल्कुल नहीं बचा पाएगी। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि बीमा क्या है, बल्कि ये समझना है कि आपकी वास्तविक जरूरत के हिसाब से पर्याप्त बीमा क्या होता है। क्या हमने अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जिम्मेदारियों और आज की महंगाई के हिसाब से अपने रिस्क का सही कैलकुलेशन किया है? ये सब आप सबको खुद से पूछना चाहिए। ये सच में एक वेकअप कॉल है हम सभी के लिए। हमें खुद से पूछना चाहिए कि कहीं हम भी उसी छोटे छाते के सहारे तो नहीं बैठे। सही बात है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज के इस पूरे डिस्कशन को समेटें तो ये सफर बहुत ही कमाल का रहा है, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। हमने देखा कि रिस्क शेयर करने का जो छोटा सा आइडिया प्राचीन काल में समुद्र की तूफानी लहरों के बीच जहाजों को डूबने से बचाने के लिए शुरू हुआ था, वो आज भारत के एक विशाल, जटिल और कंपेटिटिव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बदल चुका है। 1818 की उन भेदभावपूर्ण यूरोपीय कंपनियों से लेकर 1956 के एक नए आजाद भारत के राष्ट्रीयकरण के दौर तक, और फिर 1999 के बाद इरडाई के नेतृत्व में एक ग्लोबल खुले बाजार तक, बीमा ने खुद को लगातार बदला है। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम इंसान भविष्य के अज्ञात खतरों के खिलाफ खुद को सुरक्षित रखने के लिए कैसे लगातार नए सिस्टम और नई व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं। बिल्कुल।
और जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, इतिहास का यह पूरा सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो सवाल क्या है? हमने पूरी बातचीत में एक पैटर्न देखा। बीमा का विकास हमेशा किसी न किसी नए और बड़े खतरे के जवाब में हुआ है, चाहे वो समंदर की अनियंत्रित तूफान हो या 1666 की लंदन की वो भयानक आग। तो अब जरा आज की दुनिया के बारे में सोचिए। हमारी पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन है। आज हमारे सामने डेटा चोरी, एआई और साइबर हमलों का खतरा है। हमारे सामने क्लाइमेट चेंज जैसा पूरी मानव जाति के अस्तित्व से जुड़ा खतरा खड़ा है, जहाँ अचानक बाढ़ या सूखा आ रहा है। तो ऐसे में भविष्य का बीमा कैसा दिखेगा? ये तो डराने वाला है। यही सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में जोखिमों का स्वरूप इतना ज्यादा बदल जाएगा कि हमें रिस्क शेयरिंग के लिए किसी बिल्कुल ही नए, शायद किसी अभूतपूर्व डिजिटल या ग्लोबल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जो आज के सिस्टम से बिल्कुल अलग हो? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल को तय करेगा और हम सभी को इस पे जरूर विचार करना चाहिए।